ठीक ठीक little bit RSL को क्या सकता हूँ एक्सेस को ओके सो एक टर्मिनल ओपन करें, ओरेकल यूजर से आप लॉगिन है, एक टर्मिनल ओपन करें, ओके देन इशू SQL plus this is a tool, this is a software through which this is a tool through which you will communicate with the database. Okay, issue SQL plus, then press enter. It should ask you enter username. It is asking SQL PLUS. तो आप फॉलो करिए मुझे। जब भी आप वर्चुअल मशीन स्टार्ट करेंगे आपने सबसे पहले ओरेकल से लॉगिन होना है और SQL प्लस लिख के एंटर करना है। तो SQL प्लस एक टूल है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। SQL प्लस जब लिख के एंटर करेंगे तो यूजर नेम आपसे पूछेगा, तो आपने इसमें देना जी sysdba। फिलहाल ये क्या है, फिलहाल इस पर हम डिस्कशन नहीं करें क्योंकि ये आगे चल के आएगा, ठीक है। हमने sysdba करना है, एंटर करना है, ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड इसका हमने ओरेकल रखा था, ओरेकल देना है, और ये कनेक्टेड टू आइडल, आपके केस में कनेक्टेड टू आइडल इंस्टेंस कहेगा। या so you SQL plus sys, username is sys sys as space sysdba, sysdba इकट्ठा है, पासवर्ड ओरेकल, what it says connected to an idle instance. Okay, you will issue startup लिख के एंटर करेंगे तो डेटाबेस विल गेट स्टार्टेड। See, it's allocating some memory and starting your database. When you get the database open message, it will come back on SQL prompt. देखें यहाँ पे SQL prompt के ऊपर वापस आ गया। We'll see it. Database open. Okay. Now you'll have to perform this each and every time whenever you will boot your virtual machine. Okay. जब भी वर्चुअल मशीन आप दोबारा से स्टार्ट, जब तक वर्चुअल मशीन चल रही है डेटाबेस चलती रहेगी, ठीक है। आप बेशक इसको मिनिमाइज करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन जब आप वर्चुअल मशीन शट डाउन कर देंगे, दोबारा से ऑन करेंगे, तो फिर आपको हर दफा ओके डेटाबेस स्टार्टअप करनी पड़ेगी। अच्छा, एक यूजर डेटाबेस के अंदर बन गया होगा जी HR के नाम से, वो सैंपल यूजर है जिसमें हमने पहली बुक की प्रैक्टिस करनी है, तो वो यूजर बाय डिफॉल्ट लॉक होता है। ये डेटाबेस के अंदर एक सिस यूजर बनता है बाय डिफॉल्ट। सिस यूजर उसी तरीके से है जैसे विंडोज में मोस्ट पावरफुल यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर, लाइनक्स में मोस्ट पावरफुल यूजर है रूट, लाइनक्स में मोस्ट पावरफुल यूजर है रूट, और ओरेकल की डेटाबेस में मोस्ट पावरफुल यूजर है सिस। ये डेटाबेस का यूजर है, ये लाइनक्स का यूजर नहीं है, ठीक है। ये आपने इससे डेटाबेस में लॉगिन हो गए, तो डेटाबेस का मोस्ट पावरफुल यूजर सिस है। सिस यूजर से आप लॉगिन होकर डेटाबेस को शट डाउन, स्टार्टअप और बहुत सारे काम कर सकते हैं। नए यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूजर्स के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उनके राइट्स मॉडिफाई कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। यस, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने डेटाबेस क्रिएट की ना, तो उसने हमारे लिए एक सैंपल यूजर क्रिएट कर दिया गया है, उसके अंदर सैंपल टेबल्स क्रिएट कर दी गई, उसमें सैंपल डाटा डाल दिया गया ताकि हम पहले जो बुक है उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो वो यूजर बाय डिफॉल्ट लॉक होता है, उसका अकाउंट लॉक होता है। जब यूजर का अकाउंट लॉक हो तो लॉगिन नहीं हो सकता डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट अनलॉक करेंगे, तो अल्टर यूजर HR आइडेंटिफाइड बाय HR। अब ये जो HR है ये यूजर का नाम है, आइडेंटिफाइड बाय के बाद आप जो देते हैं वो उसका पासवर्ड देते हैं। तो अभी हम जो है ना पासवर्ड भी HR ही दे रहे हैं, जो मर्जी पासवर्ड देंगे आप, ठीक है। दिस इज अ कमांड, डेटाबेस कमांड कि आप एक यूजर को अल्टर कर रहे हैं, एक यूजर को मॉडिफाई कर रहे हैं,
ठीक है। अल्टर यूजर, आगे यूजर का नाम देते हैं, आइडेंटिफाइड बाय के बाद उसका पासवर्ड देते हैं, उसके बाद देते हैं जी अकाउंट अनलॉक, सेमीकोलन लिख के एंटर करेंगे। ठीक है, सेमीकोलन लिख के एंटर करें। तो फिर क्या मैसेज दिया आपको, अल्टर यूजर HR identified by, and whatever you want to set the password, you will set it. I'll set the password as HR. Okay, account unlock. So this needs to be done only once. ये आपने कर लिया एक दफा। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी होंगे लॉगिन, तो आपने SQL Plus ओपन करना है, सिस से लॉगिन हो जाना है और डेटाबेस स्टार्टअप करना है। जब डेटाबेस स्टार्टअप हो जाए तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, आपकी डेटाबेस हो गई है स्टार्टअप। अब आपने क्या करना है जी, कनेक्ट, जब भी स्टार्ट करने के बाद आपने सिंपली कनेक्ट, यूजर नेम HR है और स्लैश देके उसका पासवर्ड दे दें। तो हमने पासवर्ड भी HR ही रखा हुआ, एंटर करना है तो वो कनेक्ट हो जाएगा। ये बैकस्लैश या फॉरवर्ड स्लैश में डिफरेंस है? नहीं, ये फॉरवर्ड स्लैश ही रहेंगे इसमें, यूजर नेम और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और पासवर्ड दे सकते हैं आप, या कनेक्ट यूजर नेम दें, एंटर प्रेस करते हैं, वो पासवर्ड मांग लेगा। ठीक है, हाँ। तो आप इस वक्त एक ऐसे यूजर से कनेक्ट हो गए हैं जिसमें आपके लिए पहले से टेबल बने हुए हैं, उसमें डाटा भी है, आपने जस्ट प्रैक्टिस करना है। ओके, विल स्टार्ट। आप डेटाबेस से जब कम्युनिकेशन करते हैं तो एक लैंग्वेज आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड SQL। बहुत सारी डेटाबेसेस में ये सेम एक ही तरह की लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा। अब ये लैंग्वेज यूज करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा टूल चाहिए जिसमें वो लैंग्वेज आप लिख सकें। ठीक है, अब जैसे लाइनिक्स में अगर आपने कमांड्स लाइन पे काम करना हो तो कोई आपको टूल चाहिए जिसमें वो कमांड चल सके। तो कौन से टूल पे आप कमांड चलाते हैं लाइनिक्स में? राइट क्लिक करके देखें, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, टर्मिनल। लाइनिक्स की जो OS की कमांड है वो टर्मिनल पे आप देते हैं, जबकि ओरेकल की डेटाबेस की जो कमांड है, जो जिनको SQL कहा जाता है, उसके लिए भी आपको कोई, जैसे टर्मिनल एक टूल है, एक इंटरफेस है जिसके थ्रू आप OS से इंटरेक्ट करते हैं, इसी तरीके से आपके पास ओरेकल से इंटरेक्ट करने के लिए SQL Plus एक टूल है। SQL Plus भी और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी हम इनिशियली सिर्फ SQL Plus को देख रहे हैं। SQL Plus is a tool through which you connect to the database, start it up, then you connect to the database and perform the SQL queries. Okay. Every time I open, I need to start up the SQL and then perform the query. Yeah. Because we already have done that Installation part. So we need to connect to HR and Only actually whenever you will bring your virtual machine down, your database will be brought down as well. Okay, your database will be shut down. Now you will, whenever you will start your virtual machine again, your OS will be started, but database won't start automatically. So you will have to start it manually by executing SQL Plus, connect it as sysdba user, sys as sysdba, and then start it up. When it started and it says it's opened, now you can connect from HR user. Okay. or if the other user. Yeah, any other. Okay.
ओके जी, अब डेटाबेस में आप जो क्यूरीज चलाते हैं, बहुत सारी क्यूरीज हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ क्यूरीज हैं जो कि जिनको डीएमएल्स कहा जाता है, डेटा मैनिपुलेट करती हैं। इंसर्ट, आपने नया डेटा इंसर्ट करना है, डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करना है, या डेटा देखना है, या फिर आपने डेटा रिमूव करना है, तो वो डीएमएल कहलाती हैं। देन डीडीएल है, आपने कोई नई चीज़ क्रिएट करनी है, डेटाबेस में नया टेबल क्रिएट करना है, कोई नया व्यू क्रिएट करना है, वो डीडीएल कहलाती है, ठीक है। एंड डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीडीएल है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। और ये डीसीएल है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, आप इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ग्रांट कर सकते हैं प्रिविलेजेस यूजर्स को, और प्रिविलेजेस वापस ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वन बाय वन जरा इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक यूजर जो है वो जब डेटाबेस से कनेक्ट होता है, अब ये कनेक्टेड है, अब इस यूजर के पास टेबल्स होंगे जिसमें डाटा होगा, तो यूजर के पास, यूजर हैव टू हैव टेबल्स डाटा पुट करने के लिए, ठीक है। डाटा डायरेक्टली पुट नहीं किया जा सकता, एक यूजर क्रिएट करते हैं उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो देखना हो कि एक जो यूजर कनेक्टेड है इस वक्त, उसके पास कितने टेबल्स हैं, टेबल्स के नाम क्या है, तो उसके लिए कमांड है डेटाबेस की, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब और सेमीकोलन एंटर। सेलेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इसमें कीवर्ड्स वो रिजर्व कीवर्ड्स हैं। सेलेक्ट केस सेंसिटिव नहीं है इसमें, आपके जो एसक्यूएल प्लस के ऊपर जो कमांड है वो केस सेंसिटिव नहीं है, जो लाइनक्स की ओएस की कमांड है जो टर्मिनल के ऊपर देंगे वो केस सेंसिटिव है। सो कितने आपके पास टेबल्स हैं? ओके, सो ये जो आपके पास है टेबल्स के नाम है, कंट्रीज के नाम से टेबल है, डिपार्टमेंट्स के नाम से है, एम्प्लॉयज के नाम से है, एंड सो ऑन। देयर आर मल्टीपल टेबल्स, हर टेबल के अंदर डिफरेंट तरह का डाटा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉयज का टेबल हम ले लेते हैं, इसमें से डाटा देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल किसको कहते हैं आप? टेबल के अंदर आप डेफिनेट, हाँ यस, रोज, ओके, विद डाटा, ओके, इट कैन contain data or it can be empty, okay, but there is a table has multiple columns, each column has a name, okay. So हम क्या करेंगे, लेट्स से हम करते हैं कि इस टेबल का हमने स्ट्रक्चर देखना है। टेबल के स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, टेबल के स्ट्रक्चर मींस the name and data types of the columns, number of columns and their names and their data types. So if you want to see the structure of a table, if you want to list the names of tables, you will use this statement, select stack from tab, which you use now, okay. Now if you want to see the structure of a particular table, for example countries का table है या departments का या employees का है, इनका आपने structure देखना है, तो आप describe की command है, describe पूरा भी लिखा जा सकता है और DESC भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, DESC या DESCRIB, ये डिस्क्राइब, और आगे उसके बाद जिस टेबल का आपने स्ट्रक्चर देखना है उस टेबल का नाम। तो हमारे केस में लेट से आप एम्प्लॉयज का जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपने स्पेलिंग बिल्कुल एज इट इज लिखने हैं, आप बेशक लोअर केस में लिखें या अपर केस में लिखें, वो इट डजंट मैटर, लेकिन स्पेलिंग यही होनी चाहिए। एंटर कर दें। So what you see, employee ID, yeah, so there are, this is the employees table and it has employee ID column, its data type is number, first name, last name, email, phone number, how hire do you date. know this is column? When you describe, it shows the list of columns only. Okay, so Okay. only show us the Columns, yes. So you describe and then you put the provide the table name, it will show the columns of that table, that is understood, okay. So if this table has these many columns and these are the names of columns and their data types, okay. So if I draw this table, so we have a employees table, it has columns, one column is employee ID,
host name, and so on. Okay, there are multiple columns in this table. So if you want to see the data in this table, you want to see how many employees and their names and their phone numbers and their hire dates and their salaries are entered in this table. So you'll issue select statement. Select, then select के बाद आप जो जो कॉलम्स देखने चाहते हैं उन कॉलम्स के नाम, या अगर सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, select static. Static means all columns. Whenever we put static, Yeah, it means I have done, yeah, this means all. yeah. Select static. Then select means what you want to see. Okay. Yeah. And then from where you want to see, from और आगे टेबल का नाम, और एंड में आप सेमी कॉलन लिख के टर्मिनेट करेंगे, तो इट मीन्स कि आपने कमांड पूरी कंप्लीट कर ली है. सेमी कॉलन टर्मिनेशन करेक्टर. ओके, और देन यू विल प्रेस एंटर. It will show you data. It will be cluttered, but it will show you data. Okay, there are 107 rows. Okay, if you press L and press enter, it will show you the last query which you executed. And if you press / and press enter, it will execute the last query again. Okay, and if you scl space scr, if you issue cl space scr command, it will clear the screen. It won't like Linux. There are different commands in Linux. On Oracle there are different ones. Okay, They're not same. no, they are not. Actually, Linux is the OS, and Oracle is our database software, application software. So these two have different tools and different commands. Okay. Now, इसी तरीके से आप इस तरह करें कि दोबारा से लिस्ट ऑफ टेबल्स मुझे दिखाएं इस यूजर के अंदर जो है, तो कैसे करेंगे आप? Select, static, from, which table means employee? No, सारे लिस्ट ऑफ टेबल्स इस Or पर्टिकुलर यूजर के अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं? user from Tab. tab. It will show you the list of And then show Can you copy here? yeah, you can copy. Select the SQL Plus is a difficult tool to use actually. Okay. So it's not that much user friendly. So you, most of the time you will have to and you will have to re-enter the I forgot entire. to put in space. Practice makes a man perfect. Again, SELECT, Space, space, static, space, from, tab, semicolon, enter. from spelling ठीक है. वो आपको एरर दे रहा होगा ना, एरर में देखिए वो क्या बता रहा है आपको. Push me. It's right, spelling, SELECT, static, from, L press L लिखे एंटर करें. स्लैश लिखे एंटर करें. It's showing error actually. The error is that you copied the previous command and there is one star in the beginning of the command. That's why it is doing that. So you should only type select copy. सिर्फ इतना पोर्शन कॉपी करें. ये वन कॉपी नहीं करना है. Select से लेकर एंटर कॉपी. I did not copy. No, TABE नहीं है. TAB है. एंड में E नहीं आएगा. आपने TABE लिखा.
ठीक है। अब जरा ऐसा करें कि कंट्रीज के टेबल में से मुझे सारा डाटा दिखाएं। पहले कंट्रीज के टेबल का स्ट्रक्चर शो करें। कंट्रीज के टेबल का स्ट्रक्चर कैसे शो करेंगे? No. Structure means number of columns and their names and their data types. Describe DESC भी लिख सकते हैं और describe कोई पूरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद countries और एंटर कर दें। हाँ, सेमीकोलन लिख के बेशक एंटर कर दें, एंटर कर दें। But it says एरर तो नहीं दे रहा। Describe. नो DESC मैंने ये देखा, मैंने ये लिखा है। DESC भी लिख सकते हैं, DESCRIBE लिख सकते हैं। सेमीकोलन डालना जरूरी नहीं है डिस्क्राइब के बाद, ठीक है। ओके, अब इसमें से मुझे सारा डाटा दिखाएं कि कितनी कंट्रीज हैं जिनकी आईडी, नेम और रीजन इसमें से हुआ है। सारा सब कुछ दिखाना हमें। इस टेबल में जो कुछ है सारे कॉलम्स आपने दिखाने और सारा डाटा दिखाना। No, I want to see all everything. Yeah. And then space, and then I put. Okay. No. You will say select static From and from where you want to see. From the country. Yes. So you will enter countries. Then you will put semicolon at the end and press enter. There are multiple rows in this table. Okay. 25 rows. Yeah. Okay. Now show me the structure of departments table. पहले तो लिस्ट ऑफ टेबल्स देख लें अपने पास। टेबल्स के नाम आप, क्योंकि आपको जब टेबल्स के नाम याद हो जाएंगे तो फिर बार बार लिस्ट ऑफ टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ टेबल्स कैसे देखेंगे आप? No, select static from tab. ये अपने पास भैया नोट कर लें आप। तो select static from tab will show you list of tables available to a user. ठीक है। describe will show you the structure of table. ओके, ये भी बेशक लिख लें ताकि आपको डिस्क्राइब, उसके बाद टेबल का नाम देंगे तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ टेबल शो करेंगे। या Structure. ओके Department. ओके। अब इसमें से सब कुछ लिखा दें इसमें से। From table name, department. It's departments.
Okay, so it is showing multiple departments and their names and so on. ठीक है? Space SCR screen. ठीक है जी. तो समझ आ गया. टेबल्स, नंबर ऑफ टेबल्स देखना, उनके स्ट्रक्चर देखना, उसमें से डाटा देखना. ठीक है, हम तरह आगे चलते हैं. तो इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकेंगे ना, ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बस आपने इसके पास प्रैक्टिस करते जाना है. आपने हर चैप्टर के एंड पे आपको बुक्स मिली हैं. बुक्स के बगैर तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे. चलो मैं देख लेता हूँ कुछ. अच्छा, ये तो देखें, और ये पहला चैप्टर है जी, हम ये कवर करना है. अच्छा, कैपेबिलिटीज ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट. सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करती है? प्रोजेक्शन कर सकते हैं उसके थ्रू सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ज्वाइंस परफॉर्म कर सकते हैं. अच्छा, प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप सारा डेटा देखें या पर्टिकुलर कॉलम देखें, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. सिलेक्शन ये होती है कि आप पर्टिकुलर रोज डाटा देखना चाहते हैं. आप चाहते हैं सिर्फ डिपार्टमेंट 10 का डाटा चाहिए, या ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. आपने सारी रोज नहीं देखनी, कुछ रोज देखनी है, अपनी मर्जी का डाटा देखना है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. देन दो टेबल्स में डाटा पड़ा हुआ है, दोनों को मिला के देखना आपने, तो दैट इज कॉल्ड ज्वाइन. तो बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे होगी? सिलेक्ट, उसके बाद स्टैटिक दे सकते हैं, स्टैटिक या फिर आप दे सकते हैं कॉलम का नाम, फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम. तो सिलेक्ट आइडेंटिफाइज द कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड, फ्रॉम आइडेंटिफाइज द टेबल कंटेनिंग दोज कॉलम्स. ठीक है, तो सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे टेबल का नाम. ये पूरी कमांड एक ही लाइन पे लिखी जा सकती है. ये भी कर सकते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक एक कमांड पे लिखें, फिर एंटर प्रेस करें, फ्रॉम और आगे टेबल का नाम एक लाइन पे लिखें. जब आप ये मिनिमम ये स्टेटमेंट है, इससे कम होगी तो एरर देगा वो. ठीक है, सिलेक्ट, उसके बाद या तो स्टार होना चाहिए या फिर लिस्ट ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, और फिर फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम होना चाहिए. जब ये स्टेटमेंट पूरी हो जाए तो सेमी कॉलन लिखेंगे तो आपको सारा डाटा दिखा देगा. क्लियर है? अब मल्टीपल लाइन्स पे लिख के देखें. तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक, उसके बाद एंटर प्रेस कर दूंगा, फ्रॉम डिपार्टमेंट कर लेते हैं. सेमीकोलन. अब दोबारा अगर एंटर प्रेस कर दिया तो तीसरी लाइन पे चला जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. जब सेमीकोलन एंटर करेंगे तो इट मींस कि आपकी स्टेटमेंट आपने, अब उसको पता चल गया कि आपकी स्टेटमेंट पूरी होगी, आप उसको उसने एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ठीक है. If I press enter and then I press a semicolon at the third. Yeah, it will execute. If you want to see specific columns, you will put the column names, comma separated. Okay. For example, describe employees table. We have an employees table in which the records of all the employees are entered. So we will describe to see the names of the columns. Okay. So let show me employee ID, first name, last name, and salary of each employee. Okay. Write a query to show me employee ID, first name, last name, and salary of each employee. Yeah. No. I want to see particular columns. So then we say employee ID. Yeah. It must be exactly same as Yeah. employee ID. The case can be different, but the spelling should be the same.
underscore name, first underscore name, okay, underscore name, and then last comma, each column should be separated by a comma. and then you say the second. And semicolon. No. We want to see the From which table? You have listed the columns from which table and press enter. enter from it was employee. Employees. Semicolon. Now you put the semicolon and enter. ठीक है, तो इसमें आपको अगर आप ये देखें स्क्रॉल अप करके तो बहुत सारे आपको उसने एम्प्लॉयज दिखाए हैं, एम्प्लॉय आईडीज दिखाई होंगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उनकी सैलरीज दिखाई होंगी. ठीक है, these are the columns headings. Yeah, employee name, sorry, employee ID, first name. ठीक है, जो हर कुछ रोज के बाद ना ये हेडिंग रिपीट हो रही है, ये इसलिए आ रही है कि इस टूल की सेटिंग इस तरीके से हुई है, जो एसक्यूएल प्लस है ना इसकी सेटिंग इस तरीके से हुई है कि हर थोड़ी लाइन पेज इसका साइज कम सेट हुआ तो हर थोड़ी बाद एक पेज बनाता है, उसका वो सेट करता है और फिर हमें डिस्प्ले कर रहा है. तो अगर हम चाहते हैं कि हेडिंग एक ही दफा हमें नजर आए तो हम सिंपली करेंगे सेट पेज साइज और आप लेट से कह दें, मैं इसको कह देता हूँ 200. मैं कहता हूँ 200 रोज के बाद एक नया पेज दिखाए. Unknown set. सेट स्पेस पेज साइज स्पेस Okay, page size is 1. या size, set page size, and after the page size you will put the number of lines, whatever you want, let's say 100, 20, 50, whatever you want. Okay, I put 200. So after 200 lines it will repeat the column setting again. In our case it will not repeat for this table because there are only 107 rows. Okay, I'll put L. L press करें. Unknown. Sorry. L. The manual says unknown set page. Set pages, set page size. Yes. IZE space or let's say whatever you want. Okay. Yeah. Okay. Now press and L. It will show you the last query. It's shown the last query. Yeah. The last query you executed. You can see the last query which you executed through L. Now you will execute this last query. Can I change it? No, you can't. It will only display it. Okay. I put my spelling was wrong there. No issues. आप इस तरह करें, इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसकी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा. Yeah, employee spelling was wrong. Okay. Underscore ID. Yeah. This will be all in one. Now if you scroll up, it will only put the column heading once at the top of Above the output. Okay, and then you will see the data regarding your employees. Okay, so this is all the data you want to display. Okay, अच्छा अब आप इस तरह करें कि
इस तरह के मल्टीपल क्यूरीज डिफरेंट लिखें। डिस्क्राइब करें डिपार्टमेंट्स के टेबल को, उसमें से डिपार्टमेंट आईडी और नेम सेलेक्ट कर लें। डिस्क्राइब करें कंट्रीज के कॉलम को, टेबल को, उसमें से 1-2 कॉलम सेलेक्ट कर लें, जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, these are the guidelines. Writing SQL statements. SQL statements are not case sensitive. Either you write in uppercase, lowercase, and whichever case you want to write. Okay. SQL statements can be entered on one or more lines. पूरी स्टेटमेंट एक लाइन पे भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स पे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आपकी लाइन खत्म होगी तो आप यानी कि स्टेटमेंट खत्म होगी तो सेमीकोलन डालेगा। ठीक है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी एब्रिविएटेड और स्प्लिट अक्रॉस लाइन, यानी कि आप सेलेक्ट को SCL नहीं लिख सकते, सेलेक्ट पूरा लिखना पड़ेगा, फ्रॉम पूरा ही लिखना पड़ेगा, टेबल का नाम पूरा लिखना पड़ेगा, कॉलम का नाम भी पूरा लिखना, उनको शॉर्ट करके नहीं लिख सकते आप, और एग्जैक्ट वही नाम लिखना पड़ेगा जिस नाम से टेबल है, जिस नाम से उसमें कॉलम्स है, अदरवाइज वो एरर देगा। क्लॉजेज आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन सेपरेट लाइंस। क्लॉज क्या होती है? अब जो आप सिलेक्ट और उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलम या स्टाइलिंग देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्लॉज। आपने किया जी सिलेक्ट, स्टाइल किया, दिस इज वन क्लॉज। फ्रॉम में टेबल का नाम दे दिया, this is another clause. So minimum 2 clauses are required in a select statement. 2 से कम clauses नहीं हो सकती। select and list of columns। और clause ये भी हो सकती है कि आप select employee ID, comma salary, ये clause है select की, from employees, ये को क्लॉज। ठीक है। तो क्लॉजेज यूजली हम सेपरेट लाइन पे लिखते हैं, रीड, ताकि हमारी क्यूरी जरा अच्छी लगे और रीडेबल हो सके। एक ही लाइन पे लिखेंगे तो वो फिर रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। Same concept like if formula. Yeah. You must have If this yeah. This is the proper structure. You should have proper structure, otherwise it will not work. Okay. Clauses are usually placed on separate lines. यानी मीन्स के सिलेक्ट एंड लिस्ट ऑफ कॉलम्स एक लाइन पे लिखेंगे। फिर ये रिकमेंडेड है, जरूरी नहीं आप इस तरह करें, लेकिन बेहतर है आप इस तरह करें। ठीक है। इंडेंट्स आर यूज्ड टू एनहांस रीडेबिलिटी। इंडेंट्स का क्या मतलब? पहली लाइन आप लिखें जब सिलेक्ट और उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलम, एंटर प्रेस करें, फिर थोड़ी स्पेस दे, फिर फ्रॉम वो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। वो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे इंडेंटेशन का। उसमें तो इंडेंट्स होते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से वो जरा आप कोड देखने में भी अच्छा लगे और ताकि आसानी से रीड किया जाए। ठीक है। देन in SQL developer, SQL statements can optionally be terminated by a semicolon. SQL developer अभी हमने यूज नहीं किया। ठीक है। ये ग्राफिकल टूल है Oracle का, उसमें वो आप ऑप्शनली सेमीकॉलन लगा सकते हैं, बट सेमीकॉलन्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू एग्जीक्यूट मल्टीपल SQL स्टेटमेंट्स। SQL developer में सेमीकॉलन चाहिए अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। इन SQL plus you are required to end each SQL statement with a semicolon। हम अभी SQL plus यूज करें, SQL developer अभी हमने नहीं यूज किया। ठीक है। तो SQL plus में आप जब भी स्टेटमेंट आपकी पूरी हो जाएगी, आपसे सेमीकॉलन लिखना और एंटर करना। ठीक है। Column headings, SQL developer में default heading alignment is left align and default heading displays upper case। आपको जो कॉलम्स की हेडिंग्स आ रही होती है ना, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, सैलरी, वो अपर केस में आ रही होती है हमेशा। ठीक है। SQL प्लस में कैरेक्टर एंड डेट कॉलम हेडिंग्स आर लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट साइड पे होती है, डेट और कैरेक्टर कॉलम्स की हेडिंग। नंबर कॉलम की हेडिंग राइट साइड पे होती है और डिफॉल्ट हेडिंग डिस्प्ले अपर केस है। आपकी जो आप सिलेक्ट लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी लोअर केस में लिखा तो एम्प्लॉय आईडी आपको अपर केस में लिखाएगा। ठीक है। देन है जी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस में परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। करके देखते हैं जरा। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ जी सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, सो इट विल शो यू द फर्स्ट नेम एंड सैलरीज ऑफ ईच एम्प्लॉय। ओके। तो मैंने स्टेटमेंट लिखी सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो इसने ये बहुत सारे एम्प्लॉइज और उनकी सैलरी दिखा दी। ये जो सैलरी है ये मंथली सैलरी है, क्या हर एम्प्लॉय मंथली कितनी सैलरी ले रहा है? तो अगर मैं इसको ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूंगा? यस, तो मैं इसको करूंगा सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी
मल्टीप्लाई बाय 12 फ्रॉम इम्प्लॉयज। सो उसने क्या किया, सैलरी जो उसने टेबल में से उठाई उसको मल्टीप्लाई किया 12 से और मुझे शो करा दिया। उसने टेबल में जाके कोई डाटा चेंज नहीं किया, टेबल में से वो वही सैलरी लेके आया और फिर उसने रन टाइम पे मल्टीप्लाई करके मुझे दिखा दिया। ये बहुत अच्छा तो याद रखना है कि सिलेक्ट की स्टेटमेंट टेबल में जाके कोई डाटा चेंज नहीं करती, वो सिर्फ एज इट इज डाटा उठा के आपको दिखा देती है। सेमीकोलन, यस। ओके, नाउ इस क्वेरी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। मैं मंथली सैलरी भी देखना चाहता हूँ, ईयरली सैलरी भी देखना चाहता हूँ, ठीक है, और ईयरली दोनों। तो मैं करूँगा सिलेक्ट या सैलरी मंथली एंड देन ये जो सैलरी है ये एक्चुअली मंथली है जो टेबल के अंदर है। तो मैं एक्चुअल सैलरी भी देखना चाहता हूँ, सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करके भी देखना चाहता हूँ, कॉमा या and if we want to weekly we can do that weekly. oh yeah whatever you want. Yeah. Salary from employee एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉय फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, एम्प्लॉई आप ले लें, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ले लें, जो कुछ भी कोई भी ले लें, आप सिर्फ सैलरी और एनुअल सैलरी ले लें। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इट्स फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम सेलेक्ट किया। ओके, तो आई जस्ट एम्प्लॉई नेम। नो इट्स फर्स्ट, नो या दैट्स फाइन। You can only select the columns that are available in the table. कॉलम्स की हेडिंग्स उसने दिखाई हैं आपको जी। आपने सेलेक्ट किया था फर्स्ट नेम, उस हेडिंग में आपको फर्स्ट नेम दिखाई, ऐसे ही है। देन आपने सैलरी सेलेक्ट, दूसरा कॉलम सैलरी था तो उसने सैलरी दिखाई। तीसरे कॉलम में आपने सैलरी इंटू 12 किया था तो उसने सैलरी इंटू 12 भी हेडिंग दिखा दी। तो ये कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, हेडिंग जो है ना कोई ऐसी होनी चाहिए ताकि उससे पता चले, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट से हम करेंगे ईयरली सैलरी, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम कर सकते हैं सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। मैं चाहता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, मुझे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ना नजर आए, ये मुझे नेम नजर आए, ठीक है। तो मैं स्पेस देके एज और इसको नया नाम दे दूंगा या सैलरी एज मंथली अंडरस्कोर सैलरी। You can't have space in the alias. This is called alias. Okay. Then salary into 12 as yearly underscore salary from employees. तो अब अगर आप देखें हेडिंग्स, तो अब कॉलम्स की हेडिंग्स चेंज हो गई हैं। तो इसने टेबल में जाके कुछ भी नहीं किया, आपको जस्ट डिस्प्ले करते वक्त उसने
कमांड में जो कुछ उसको बताया उस हिसाब से उसने चेंज कर दिया। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं दोबारा से एडिंग, दिस इज कॉल्ड एलियस, कि आपने एलियस दे दिया। सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो जरूरी नहीं है कि एज का कीवर्ड है, आप सिंपली स्पेस देके एलियस दे दिया। फिर कॉमा लेट्स से सैलरी, मैं इसको मंथली सैलरी देना चाहता हूँ लेकिन मंथली स्पेस सैलरी देना चाहता हूँ। अगर आपके एलियस जो है उसमें स्पेस आ रही हो तो उसको डबल कोट्स में देंगे। ठीक है, Okay, as it is. या एंड What's the language? या सो इट्स शोइंग यू नेम, मंथली सैलरी जैसे आपने दिया वैसे ही उसने एज इट इज उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, आपने एम कैपिटल दिया था, यहाँ पे एम कैपिटल है एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से। तो अगर आपके एलियस में स्पेस आ रही हो तो फिर उसको डबल कोट्स में देंगे, अदरवाइज आप उसको बगैर डबल कोट्स के भी करेंगे। सो ऐड मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास स्टेरिक है, एडिशन के लिए प्लस माइनस एंड डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश है। ओके, लेट्स सी। लेट्स से मैं जाता हूँ, ये हर एम्प्लॉय की आईडी है मेरे पास, उसकी सैलरी आए, सैलरी में 100 रुपीज़ ऐड हो या 500 रुपीज़ ऐड हो और फिर उसकी एनुअल सैलरी फाइंड हो। ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना आप? If we put brackets around it, it will be different result. Yeah, Because that's what I got to That's the show you. fun. Yeah, that's what. I know a little bit of this. Yeah, actually, if we don't put the parentheses, Yeah. so what it will do, the multiply जो है ना उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, हाँ जी, तो वो- पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, हाँ जी, जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करेगा। add करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली मैं चाहता ये हूँ कि वो सैलरी में 500 रुपीज ऐड हो और फिर एनुअल सैलरी फाइंड हो, ताकि मुझे पता चले कि मैं एक एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, एनुअली मुझे उसको कितना पे करना पड़े। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको उसको एलियस दे देता हूँ। ठीक है, अब रिजल्ट डिफरेंट है। अगर आप देखें किसी एक एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 197 है, उसका है जी 42,000, तो पहले उसका आया था जी 9,000। ठीक है, तो टोटली रिजल्ट डिफरेंट। तो इस तरीके से पैरेंथेसिस डालेंगे तो उसका उससे प्रेसिडेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, तो ये मैंने भी आपको बता दिया। प्रेसिडेंस नहीं लगाएंगे तो जो जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा है वो पहले परफॉर्म होंगे और जिनकी बाद में वो बाद में। नल वैल्यू जी, क्वेश्चन है कोई? ये स्लाइड्स मेरे पास हैं, ठीक है, लेकिन बुक्स मेरे पास। मैं बात कर लेता हूँ इनसे। ओके,
लेट्स से मैं 3 कॉलम ले रहा हूँ। फर्स्ट नेम, सैलरी एंड कमीशन पीसीटी। कमीशन पीसीटी में परसेंटेज कमीशन किसी एम्प्लॉय को जो मिलता है वो आ रहा है उसमें, ठीक है। अब देखें, कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनको कमीशन मिल रहा है और कुछ को कमीशन नहीं मिल रहा। तो जिनको नहीं मिल रहा उनके कमीशन पीसीटी में क्या वैल्यू है? कुछ भी, जीरो नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट अवेलेबल। जीरो अगर होता तो वहां पे जीरो लिखा हुआ होता, जीरो वैल्यू पुट हुई होती, ठीक है। इट्स नथिंग, सो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड नल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नल। अब देखें, एक लेट से एम्प्लॉय है, हो सकता है उसका फोन नंबर ना हो, उसके पास फोन ही ना हो, तो आपके टेबल के अंदर फोन नंबर का कॉलम है, तो उसके फोन नंबर में आप कुछ भी नहीं डालेंगे डेफिनेटली, तो इट मीन्स कि आपने उसको नल छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज जो कमीशन लेते हैं तो उनमें कमीशन डाला हुआ है, जिनको जो नहीं लेते हैं वहाँ पे कमीशन नल है। तो नल मीन्स नॉट अवेलेबल, अनएप्लीकेबल, नथिंग, ठीक है। और अगर आप जीरो डाल देंगे या स्पेस डाल देंगे तो वो भी वैल्यू होगी, इसलिए आपका जो नल है वो जीरो या नल किसी स्पेस या किसी कैरेक्टर की इक्विवेलेंट नहीं है। नल मीन्स नथिंग, ओके। Null is a value that is unavailable, unassigned, unknown or inapplicable. Null is not the same as zero or a blank space. Okay. अब null जो है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ select first underscore name, comma salary, comma commission underscore PCT। अब ये परसेंटेज में कमीशन है। अब ये अगर आप टोटल कमीशन देखना चाहते हैं कि उसको कितना मिल रहा है तो सैलरी को कमीशन पीसीटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो करेंगे आप सैलरी मल्टीप्लाई बाय अंडरस्कोर पीसीटी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब अगर आप देखें तो जिनका तो कुछ कमीशन है उनका तो कमीशन आ रहा है, जिनका कोई कमीशन नहीं है उनका कमीशन नल ही आ रहा है, ठीक है, नल इज नल। अच्छा, अब लेट्स से इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एम्प्लॉय की मुझे सैलरी पता चल जाए, उसका कमीशन पीसीटी पता चल जाए, और उसकी सैलरी प्लस उसका कमीशन पीसीटी ऐड करके उसकी फाइनल सैलरी मुझे पता चल जाए, ठीक है। हाँ, टोटल सैलरी, मंथली सैलरी के बाद। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कमा सैलरी, कमा पीसीटी, कमा सैलरी इनटू, लेट्स से पैरेंथेसिस में लिख लेते हैं, सैलरी इनटू या इसको एलियस में ले लेता हूँ, ठीक। बिकॉज आप कह रहे हैं सैलरी प्लस कमीशन परसेंटेज प्लस कमीशन, तो ये सैलरी टाइम्स 12। नो, एनुअल सैलरी नहीं देखनी मैंने, ग्रॉस सैलरी उसकी मंथली देखनी है। मंथली, हाँ, मैंने मंथली देखनी है। सैलरी प्लस कमीशन, नो, देखिए, सैलरी प्लस कमीशन तो नहीं लेना ना, वो जो कमीशन है वो परसेंटेज में है, वो एक्चुअल कमीशन नहीं है। तो एक्चुअल कमीशन फाइंड करना तो उसको सैलरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो देखिए 0.1 है, तो 0.1 ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो 0.1 को सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल उसका कमीशन आएगा रुपीज में या डॉलर में, फिर उसको आप करेंगे। या COWMI __ PCT सैलरी। अच्छा, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है। लेकिन एक इशू है इसमें, इशू ये है कि जिनका कोई कमीशन है उनकी एक्चुअल सैलरी आ जानी चाहिए एज अ ग्रॉस सैलरी। फॉर एग्जाम्पल इसकी सैलरी 2000 है तो उसकी फाइनल सैलरी भी 2000 ही बनती है, क्योंकि वो कोई कमीशन नहीं लेता, ठीक है ना, समझ आ रही है कि नहीं?
क्योंकि इसका कोई कमीशन नहीं है, तो कमीशन में कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए या, और जिनका कमीशन है वो कमीशन कैलकुलेट होके वो ऐड होके आ रहा है, तो इसका टोटल जो सैलरी है वो बनती है 14,000। उसका 0.5 कमीशन है, मैंने उसको ऐड किया है कि नहीं किया? ओहो, प्लस मैंने कमीशन पीसीटी नहीं करना था, प्लस सैलरी करना था इसको। ठीक है, जिनकी जिनकी कोई कमीशन नहीं है उनकी ग्रॉस सैलरी भी कुछ भी नहीं आ रही, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इशू ये है, अभी देखिए इसकी सैलरी 14,000 है, ये 0.4 कमीशन लेता है, तो टोटल ऐड करके उसकी सैलरी बनती है एट द एंड ऑफ द मंथ 19,600 एंड सो। लेकिन जिनका कोई कमीशन नहीं है उनकी एक्चुअल सैलरी आ जानी चाहिए एज अ फाइनल सैलरी। ओके, तो अब जो नल वैल्यूज होती है, अब यहाँ पे जिनके कमीशन नल है, तो आपने याद रखना जब भी कोई नल के साथ कुछ भी परफॉर्म करेंगे वो रिजल्ट को नल कर देगा। ठीक है, 200 times 0 is 0. जीरो, हाँ, तो ये जीरो नहीं है एक्चुअली, ये हाँ means नल 200 टाइम्स नल इज नल। ठीक है, तो नल अगर आप करेंगे तो ये नल जो है ना आपके किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन में नल जो है ना हर चीज को नल कर देगा। इसको ओवरकम करने के लिए आपको ओरेकल ने डिफरेंट डेटाबेसेस में डिफरेंट तरह के वो दिए हुए हैं, फंक्शंस दिए हुए हैं। ओरेकल ने आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मैं करता हूँ सिलेक्ट, वो वैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट वो परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ जी सैलरी और कमीशन पीसीटी मल्टीप्लाई हो, लेकिन अगर कमीशन पीसीटी नल हो तो वहां पे 0 आ जाए या 1 आ जाए या 0 आ जाए। ठीक है, तो मैं करता हूँ सैलरी इंटू कमीशन पीसीटी, सैलरी मल्टीप्लाई बाय एनवीएल का फंक्शन लिखूंगा, यानी इसमें कमीशन पीसीटी कॉमा 0, ये पेरेंथेसिस क्लोज, दूसरी पेरेंथेसिस क्लोज, प्लस सैलरी का। That's more like mathematics. या नाउ सी, जिसकी सैलरी 3,000 है वो 3,000 ही आ रही है। ठीक है, तो हमने किया क्या है कि दिस इज द एनवीएल फंक्शन। एनवीएल फंक्शन में आप फंक्शन जब भी लिखते हैं तो फंक्शन का नाम, उसके बाद पेरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, फिर कॉलम का नाम जिसमें आप नल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो नल है तो 0 उसकी जगह पुट कर दे फॉर द टाइम भी, अगर नल नहीं है तो एक्चुअल वैल्यू पुट करें। तो जहाँ पे नल नहीं होगा वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू वो मल्टीप्लाई करेगा सैलरी के साथ, जहाँ पे नल होगा वो सैलरी के साथ 0 मल्टीप्लाई करेगा, वो 0 हो जाएगा। 0 जब आप सैलरी में ऐड करेंगे तो एक्चुअल सैलरी आ जाएगी, क्योंकि अब नल ऐड नहीं हो रहा, अब 0 ऐड हो रहा है। तो 0 किसी चीज में ऐड करें तो वो एक्चुअल वही वैल्यू रहती है, चेंज नहीं होती, वो 0 नहीं हो जाती। 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, लेकिन 0 को अगर आप किसी वैल्यू में ऐड करें तो वो एक्चुअल वैल्यू रहती है। क्लियर है? Null values in arithmetic expressions containing a null value evaluate to null, वो नल रिजल्ट को नल कर देगा। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने आपको बता दिया, वैसे इसमें अभी नहीं बताएगा, वो आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है। कॉलम एलियासेस वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब कॉलम एलियास रीनेम द कॉलम हेडिंग फॉर द टाइम बीइंग इज यूजफुल विद कैलकुलेशंस, immediately follows the column name. There can also be the optional as keyword between the column name and the alias. Requires double quotation marks if it contains spaces or special characters, or if it is case sensitive. Then is use of concatenation operator. अब दो पाइप साइन डाल के ना तो मल्टीपल कॉलम्स की आउटपुट को मर्ज कर सकते हैं आप, दैट इज कॉल्ड, आप कॉलम्स के आउटपुट को मर्ज कर सकते हैं। जैसे लेट्स से मैं करता हूँ जी सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो ये मुझे दो अलग अलग कॉलम्स में दिखा रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, मैं दोनों को एक ही कॉलम में देखना चाहता हूँ। मैं करूँगा सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा की जगह तो पाइप साइन डाल दूंगा, दिस इज कॉल्ड पाइप साइन, शिफ्ट, और ये जो ना शिफ्ट एंटर के ऊपर है। ठीक है, लास्ट अंडरस्कोर नेम, फिर पाइप साइन लगा के जितने मर्जी पाइप साइन लगा के कॉलम लिखते हैं आप। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज, आप देखें जरा आउटपुट क्या आई है, दोनों नाम जो उसने मर्ज करके आपको दिखा दिया।
And if you need a space between them, हाँ, अब आपने यही करना है। आप इस तरह करें कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाएं इस तरीके से, लेकिन दोनों के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए। I'll put a space between those. सो अब आप इन दोनों के दरमियान स्पेस पुट करना चाहते हैं तो आप करेंगे सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कंकैटिनेशन ऑपरेटर, देन सिंगल कोट्स में एक स्पेस दे देंगे, फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर So Last. as it is, Yeah. the same thing like Yeah. as it is. Okay. so now it has a space between first name and last name. If you put that other way, that the command should be this way or it can be different way. Different way कौन सा? Select first name, two lines, and then two space between the columns, and then last name. We don't put those two. No, actually, see here. If you want to merge multiple things, this is first name, this is one column. Now you want to merge this thing, you will have to put the pipeline again. Okay, you can merge multiple columns with this. Okay, now write a query to display me the output. किस तरीके से आउटपुट आनी चाहिए कि हर एम्प्लॉय को फर्स्ट नेम आए और आगे लिखा हुआ है इज अर्निंग और आगे उसकी सैलरी आए, Is earning और आगे उसकी सैलरी। okay, same. Okay. Employee first name only? हाँ, फर्स्ट नेम आए और फिर आगे लिखा हुआ है इज अर्निंग और आगे उसकी सैलरी आ जाएगी। Hopefully. Where we put the space, we will destroy the Good. So I'll write it. Select first underscore name, pipe sign, space, is earning, space, salary. So ये जो आप अपनी तरफ से कोई क्यूरी लिखते हो और ये टेबल में से डाटा नहीं आ रहा, दिस डाटा इज नॉट कमिंग फ्रॉम टेबल, ठीक है। फर्स्ट नेम इज कमिंग फ्रॉम टेबल, सैलरी इज कमिंग फ्रॉम टेबल, बट दिस इज द थिंग यू हैव एडेड फ्रॉम योर सेल्फ, ओके, फ्रॉम योर साइड। तो जो चीज आप अपनी तरफ से कोई ऐड कर दें आउटपुट के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ लिटरल वैल्यू, ओके, दैट इज कॉल्ड अ लिटरल वैल्यू। लिटरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? लिटरल इज अ कैरेक्टर, अ नंबर और अ डेट, और या फिर आप स्पेस दे दें, कुछ भी है, दैट इज इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट। आप अपनी तरफ से करेंगे, वो टेबल में से नहीं आ रही। डेट एंड कैरेक्टर लिटरल वैल्यूज मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स एंड ईच कैरेक्टर स्ट्रिंग इज आउटपुट वन फॉर ईच रो। हर रो के साथ वो रिपीट हो जाएगी, ठीक है। Can we say only repeat in first 10 row and don't repeat in the rest? आप फिर सिलेक्टिव सिर्फ 10 रो करें, बाकी सिलेक्ट ही ना करें। And we want to see all the data. नो, No, not no, first. you can't do that. Or we can say select last name pipes is earning Pipe, yeah. pipes and job ID, salary yeah, salary from, yeah, and salary and say 100 rows. नो मतलब वो देख लेंगे हम, वो टॉप रोज कितनी और कैसे उठा लेते हैं वो आगे देख लेंगे, ठीक है। देन जी अल्टरनेटिव कोड ऑपरेटर, वो ये है कि अगर आपने आप जो लिटरल वैल्यू दे रहे हो उसमें एस आ रहा है, अब एपोस्ट्रोफी एस का पता है, Yep. वो लेट्स से साजिद Sajid, या सिर्फ yeah. नासिर्स, ठीक है। तो मैं लेट से चाहता हूँ कि हर एम्प्लॉय का नाम आए और आगे आए लेट से जी फॉर एग्जांपल साराज और आगे सैलरी और आगे उसकी एक्चुअल सैलरी। तो अब उसमें कॉमा आ रहा है, वो जो ऊपर वो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको आप देखिए करेंगे कैसे। उसके लिए आप करेंगे सेलेक्ट फॉर एग्जांपल सैलरी और फिर आपने पाइप साइन देना है, फिर आपने अल्टरनेटिव कोड का जो ऑपरेटर है वो यूज करना है। आपने लिखना है जी क्यू
क्यू का कीवर्ड लिखना है, क्यू लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सिंगल कोट्स, और आप उसके बाद कोई भी पैरेंथेसिस ले लें, आप ये पैरेंथेसिस ले लें, ये वाली पैरेंथेसिस ले लें, या ये छोटी पैरेंथेसिस ले लें, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। लेट्स से हम ये वाली पैरेंथेसिस ले लेते हैं। उसके बाद आप वो जो कॉमा डालना चाहते हैं वो इसमें डाल दें, और ये पैरेंथेसिस क्लोज कर दें, और ये क्लोज कर दें, या इसके साथ ही लेट्स से मैं लिखना चाहता हूँ एस और सैलरी, क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज, और पाइप साइन सैलरी फ्रॉम, उसमें स्पेस मैंने नहीं दी, वो सैलरी नहीं लिखना था मैंने। सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, पाइप साइन, ठीक है। अब देखिए अपॉस्ट्रोफी एस, दिस इज शोइंग अपॉस्ट्रोफी एस। तो ये कैसे आप लिखेंगे, अपने क्यू लिखना है, उसके बाद सिंगल कोट्स में आपने वो स्ट्रिंग लिखने नहीं है जिसके साथ वो जिसमें वो सिंगल कोट्स हो, और फिर उसको सिंगल कोट में क्लोज कर देना है, एंड सो एंड ओके, हाँ वो सिंगल कोट जो है तो ऑटोमेटिकली वो कोडिंग है। व्हाई वुड इट want pick this queue? Why not? Because if in the pipeline, that's what we put in the pipeline. नो दिस क्यू मीन्स के ये ओरेकल ने इसको रिजर्व किया हुआ है, ये कमांड है ओरेकल की। क्यू के बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि आप इस तरह का कोई चीज देंगे, इट मीन्स के क्यू के बाद उसको कोई ऐसे लिटरल मिलेगा जिसमें एक सिंगल कोट होगा, इट्स अ रूल, ठीक है। परफॉर्म करना है तो कर ले भी सकते हैं। डुप्लीकेट रोज अगर आप करें जी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी ऑन एम्प्लॉयज, आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट आईडी दिखाएगा, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 80 है, बहुत सारे जिनकी 50 है, तो मल्टीपल टाइम दिखाएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स का डाटा है एम्प्लॉयज के टेबल में, तो मैं करूँगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, और स्पेस कॉमा नहीं देना, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलम्स देखने हैं, लेट्स से तो अब हर डिपार्टमेंट जो है ना वो एक दफा इनके डुप्लीकेट रिमूव करके दिखाएगा। तो डिस्टिंक्ट के बाद आप कॉलम का नाम देते हैं, फिर कॉमा देंगे, जो जो कॉलम्स देखने हैं वो सारे आप देखें। उन पूरे कॉलम्स को रिपीटिशन, पूरे कॉलम पूरी रो की रिपीटिशन चेक करेगा, अगर पूरी रो रिपीट हो रही है तो उसको एक दफा दिखाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी के साथ अगर लेट से सैलरी भी ले लूँ ना, तो फिर मुझे हर वो डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी दिख नजर आएगी, क्योंकि सेम शायद किसी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी वो जो कम्बिनेशन है वो शायद वो रिपीट ना हो रहा, वो पूरा कम्बिनेशन चेक करेगा अगर आप मल्टीपल कॉलम्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब देखें वो बार बार दिखा रहा है। अब एक्चुअली उसने किया क्या है कि डिस्टिंक्ट मीन्स कि इन दोनों को के कम्बिनेशन को देखेगा रिपीट हो रहा है कि नहीं। लेट्स से डिपार्टमेंट आईडी 10 आता है, सैलरी 10,000 आती है, तो फिर दोबारा देखेगा 10 और 10,000 तो नहीं किसी और रो में आ रहा, अगर वो मल्टीपल टाइम आ रहा है तो वो एक दफा दिखाएगा। Yeah. Only show, okay. It will So remove show duplicate values once. It will show duplicate values once. once, but which one? The first one. Assembly. No, the whole. For example, देखें इसको I करें तो understand, but okay. IDs are department IDs are duplicate here. No. 100 Yeah. and 100 again. But this is it is not distinct is not applicable only for department ID. It's with the cell. With the cell. Okay, so It will see the group. Let's say 100 and 7700. it won't be two times. Yeah. Only once. Yeah. And how would we know like how many people are receiving this? How many people are? Are you with the same group? Yeah. So you will actually no, yeah, different query. It will only if you see that there are duplicate data in a table and you want to duplicate
see the duplicate data only once, so you will use distinct keyword in the select statement. ठीक है। देन जी डिस्क्राइब कमांड ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डिस्क्राइब क्या करती है? यूज डिस्क्राइब कमांड टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल और सेलेक्ट द टेबल इन द कंकैटिनेशन ट्री। डिस्क्राइब एम्प्लॉयज करेंगे तो उसका